आसमान पर बिखरी नारंगी शुआओं के शानों से ढलकती हवा रूबरू आती हर शय की पेशानी छू रही थी। मध्यम परते उफकी किनारों से बहती पीली धूप दरख्तों में सरसराहट पैदा करती हवा और फिजाओं के हल्केपन पर एक खुशगवार सी शाम आंगन में ठहर चुकी थी। जी, क्या आपको पता है कि 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज पर क्यों चली जाती है? और बिलफर्ज अगर चली भी जाती है तो क्या गारंटी है कि वापसी पर वो चूहा देखकर शरीफ बने रहेगी? इस पर हरगिज नहीं झपटेगी, क्योंकि भाई चूहा बिल्ली का तो चोली दामन का साथ है ना, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि चोली दामन और कैंची का। कुछ कहेंगी आप? सानिया बीबी पर फिर से कोई खिताब करने का भूत सवार हो रहा था। जिस संजीदगी से उसने अपनी बात मुकम्मल की, ताई जी ने उसे ऐसे देखा जैसे कहती हो, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा, क्या बक रही हो? लेकिन वो बिना कोई नोटिस लिए जवाब की मुंतजिर थी। सीमी बरामदे में अम्मा के आगे बैठी थी और वो उसके सर में सरसों के तेल की मालिश कर रही थी। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि तुम्हारी जुबान और कैंची का भी चोली दामन जैसा साथ है, इसके आगे तो पूरी खंदक है। ताई जी ने जल कर जवाब दिया तो सानिया का मुंह बन गया। आप तो बुरा ही मान गई ताई मोहतरमा, सवाल गंतुम जवाब चना। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि जिस खंदक का दीदार आज तक मेरी वालिदा माजिदा ना कर सकी, वो आपने कैसे परख ली? उससे यही जाहिर होता है कि आपका तांका झांकी की आदत रखती हैं। फिर तो बिल्ली वाले मसले का जवाब भी आपको जरूर ही मालूम होना चाहिए। मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है, ये तो तुम्हें खबर होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ को ही बड़ा नाज है अपनी बेटियों की काबिलियत पर। ताई जी ने अब अम्मा पर तंज किया था, लेकिन वो बिना जवाब दिए सिमी के सर पर हाथ चलाए जा रही थी, जो कभी एक आंख बंद करती तो दूसरी खोलती, कभी हल्का सा कराह कर अम्मा को मना करती, मगर अम्मा चुप कर बैठी रहो, सर खुश्क होकर स्टील के बर्तनों की तरह बज रहा है, कुछ अपना ख्याल कर लो, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, गंजी लगोगी। सिमी सुनकर खी करने लगी, फिर सानिया के अरशादात की तरफ मुतवज्जा हो जाती। इसमें तो कोई शक नहीं है, बल्कि मुझे तो ये शक है कि बिल्ली यकीनन मक्कार औरतों की तरह चाल चलती है कि वो 900 चूहे खाकर अब जा रही है, लेकिन दर हकीकत उसने चूहों को लापरवाह करना होता है ताकि वो मजीद उनका शिकार कर सकें। वैसे ताई, मुझे तो इस बंदे की काबिलियत पर हैरान है, जो दिन रात एक करके तादाद गिनता रहा कि बिल्ली ने पूरे 900 चूहे खाए। मुझे तो ये भी किसी चालाक औरत का ही काम लगता है, जिसने बात अपने आदमी पर डाल दी गई होगी। सानिया ने बहुत हमदर्दी से आंखें घुमा घुमा कर बड़े पते की बात ताई के गोश गुजार की, लेकिन उन्होंने एक सुलगती निगाह उस पर डाली थी। अपने ये सारे तजुर्बात तुम अपनी माँ को जाकर सुनाओ, ताकि वो इससे कोई फायदा उठाए, लेकिन तुम्हारी तो ये फजूल ही आदत है भैंस के आगे बीन बजाने की। क्या कहा आपने ताई मोहतरमा? हमें कतई उम्मीद ना थी कि आप खुद को भैंस कह देंगी, और हमारी गुफ्तगू क्या इतनी सुरीली है? क्या आपको ये बीन के सुरों जैसी लग रही है? सानिया मारे अकीदत के आंखों में आंसू भर लाई तो सीमी की ऊंची सुरों की हंसी दबते दबते भी ताई जी की समातों पर बुनबुनाती पहुंच चुकी थी। अम्मा ने सख्ती से टोका, सानिया उठ जाओ इधर से। अरे क्यों? तुम क्यों उठाओगी इसे? तुम्हारी बेटी अपनी तरबियत के जोहर तो दिखा रही है, खुश हो जाओ। पता नहीं ऐसी कौन सी खूबी है जिसके बल पर तुम इन पर फख्र किए थकती नहीं। ताई जी ने हमेशा की तरह तलख लहजे में तरबियत पर पत्थर मारा। वो नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ओहो, आप क्यों नाराज हो रही हैं? ये हमारा मामला है ना। क्या मैं कभी खफा हुई हूँ आपसे? मैं तो सीधी बात कर रही हूँ कि हकीकत दरअसल वही होती है, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ भी कब खैर मनाएगी। अच्छा, तो ताई, ये जो बेटे मेरा मतलब बकरे की माँ होती है ना। सानिया अब पैंतरा बदल कर किसी दूसरे फलसफे की गोद में पनाह लेना चाह रही थी। सिमी दिल ही दिल में हंसती चीजें उठाने लगी। अम्मा हाथ धोने चली गई। सानिया ऐसा ही करती थी। ताई जी जब कभी कोई बात होती अपने शोहर को ही आगे कर देती थी, और फिर सिमी को बहू बनाने के बाद की धमकियां तो ढके लफ्जों में उनका पसंदीदा मशगला था। ऐसे में सानिया भी मौका पाकर घुमा फिरा कर ताक ताक कर जुमले बरसाती जाती थी, जिससे ताई जी खूब तिलमिलाती।
तुम्हारी यही जुबान एक ना एक दिन जरूर रंग दिखाएगी। अब्बा को घर में दाखिल होता देखकर ताई जी ने उन्हें सुनाने के लिए ऊंची आवाज में कहा और शदीद नाराजगी से देखने लगी। सानिया ने फौरन शराफत का लिबास ओढ़ते हुए सरगोशी करना जरूरी समझा। इसको छोड़िए, आप बकरे की माँ वाली थ्योरी पर गौर कीजिए। हल्का सा हंसती हुई खिसक गई। शाम का सूरज घास में गिरने वाला था। सहन में उतरने वाली सब्ज शाम सब्ज सी रूनमा हो रही थी। वसी सहन साफ सुथरा लग रहा था, इसलिए पतले पंजों वाले पखेरु धीरे धीरे मटर गश्त करते ठंडी छाया में सुख सांस लेते थे। गर्मियों के ये हबस भरे दिन थे। अब्बा कदम कदम उठाते आए तो छोटा सा मोबाइल उनकी हथेली में छुपा छुपा नजर आ रहा था। सिमी, माँ को बुलाओ, मुजफ्फर का फोन आया है। मुजफ्फर भाई? सिमी का दिल मचला और सानिया की आंखों में खुशी। परदेश में बसे भाई की आवाज सुनना एक नेमत से कम नहीं होता, वो भी इस सूरत के अब्बा बात भी कभी कभार करवाते। सिमी, आवाज कुछ बढ़ाओ। अम्मा को बेटे से खास मोहब्बत थी। ममता उनकी आवाज में धड़क रही थी। सिमी ने फोन उनके कान से लगाया तो वो सांसें दुरुस्त करती कमरे में चली गई। अम्मा किसी के सामने बात नहीं करती थी, हमेशा अकेले में करती। गिले शिकवे, मोहब्बतों के इकरार, दुआएं, बेताबियां और न जाने क्या क्या। ताई जी ने नाक चढ़ाकर अब्बा की सिमत देखा। हमें तो जैसे शरीके में गिनती है, छुपकर सारी बुराइयां करेगी। तुम्हारी बीवी मेरी बच्चियों को भी यही बोलकर पिलाया हुआ है, इसलिए तो कभी मुजफ्फर ने बात की मुझसे। अब्बा ने भाभी का दुखड़ा खामोशी से सुना, फिर होले से मुस्कुरा दिए। ऐसी बात नहीं है, मुजफ्फर बहुत इज्जत करता है आपकी। इज्जत? ताई जी का लहजा ऐसा तमस्खराना हो गया कि अब्बा जी वजाहत में कुछ बोल ही नहीं सके। वो दीवारानी से हमेशा ही बदगुमान रहती थी, शायद फितरी चपकलश। सीमी और सानिया अब्बा के सामने कभी जवाब नहीं देती थी। अम्मा ने कुछ देर बाद कमरे से सर निकाला और बेटियों को आवाज दी, सीमी, सानी, आ जाओ, भाई बुला रहा है। वो दोनों चमकती आंखों के साथ सरायत से अंदर लपकी। मुजफ्फर भाई ने उनकी आवाज सुनते ही शरारत से छेड़ा था, कैसी हैं मेरी दोनों शरारती बिल्लियां? क्या अभी भी घर को मैदान जंग बना लेती हो या अम्मा ने सुधार दिया है? सिमी सुनकर हंसती चली गई। आज सबकी जुबान पर बिल्लियां क्यों चढ़ी हैं? ये सवाल अपनी छोटी बहन से करो। अभी बिल्लियों पर ऐसे लेक्चर देकर आई है जैसे उसी के खानदान से ताल्लुक रखती हो। सिमी की बात पर सानिया ने आंखें निकाल कर उसे देखा, जबकि मुजफ्फर का कहका सुनाई दिया था, इस तारीफ का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम बिगड़े हुए कब हैं? अम्मा को सुधारना पड़े, ये तो बस सिमी सारा काम खराब कर देती है। सानिया ने कोहनी चुभोई, जी नहीं, मेरी बहन बहुत मासूम है, अपने कारनामे उसके सर पर ना डालो। मुजफ्फर ने फौरन साइड ली तो सानिया मुंह बिल्कुल मोबाइल में घुसा कर बोली, अच्छा जी, ये मासूम है और वो भी बहुत। मैं जा रही हूँ नाले में छलांग लगाने। तीनों के कहके बेसाख्ता एक साथ गूंज गए थे। फजूल बोलती है, तुम सुनाओ कैसे हो भाई? सिमी ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। सानिया चुपचाप जवाब सुनने लगी, अच्छा हूँ, मिस करता हूँ तुम लोगों को। अच्छा, इसलिए तो आई रोज कॉल्स पर कॉल्स करते हो ना? सिमी के शिकवे पर सानिया ने फौरन टक्कर लगाई, पहले क्या कहते थे, हर तीसरे रोज बात करूंगा, फिर तो जुमे के जुमे भी गया। भाई परदेश जाएं या शादी करें, बदल ही जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरी छोटी नाराज चिड़ी, बात ना करने से याद आनी बंद हो जाती है। यहाँ से एक तो कॉल महंगी पड़ती है, फिर काम के लिए डबल शिफ्टिंग होती है। अब्बा से कितनी दफा कहा है दूसरा मोबाइल भेज देता हूँ, नेट की कॉल सस्ती पड़ जाती है अब तो, मगर तुम्हारे अब्बा हैं, समझाओ उन्हें। तुमने आना है, साल से ऊपर हो गया है, सिमी ने उदासी से पूछा। आवाज धीमी पड़ गई थी। आ जाऊंगा, ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ, उसने तसल्ली दी। कब? सानिया तसल्ली में नहीं आई, थोड़ा सा वक्त दो। वो बेसाख्ता हंसा था, अब्बा हजूर के इरादे हैं कि वापसी के साथ ही सहरा बनाना है मुझ पर, और मुझे किसी खूंटे से तुम लोगों को ये सुकून रास नहीं है। सानिया उसका इशारा समझ कर चहकी, हरगिज नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि जो लुत्फ ताई जी के साथ चोंच लड़ाने में मुझे आता है वो किसी और चीज में कहाँ। हमें तो लड़ाका भाभी बकायमी होशो हवास मंजूर है। मुजफ्फर का एक और जानदार कहका दोनों की मुसर्रत का बाइस बना। वो बहुत महफूज होकर हंसी के दरमियान बोला था, ये जवाब सिर्फ सानी का ही हो सकता है। लोग देखेंगे लड़ाइयां दो भैंसों की, दो नहीं एक। मुझ जैसी नाजुक लड़की को भैंस कहना तो कतई मुनासिब नहीं। सानिया की शौकी कम नहीं हुई, तो फिर क्या इरादा है? सिमी ने भी शरारत से छेड़ा, फिलहाल माफ करो, ये बताओ तुम्हारे लिए क्या भेजूं? अपनी चीजों की लिस्ट बना लो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई, बस तुम खुद आ जाओ। अम्मा बहुत याद करती हैं
اور ہم بھی۔ ابا اور تایا جی معین کے نکاح کے بارے میں بات کر رہے تھے مجھ سے۔ میری بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا، تم مجھے بلا جھجک بتانا، میں خود نہ آ سکا تو بھیج دوں گا۔ اور تائی جی کا رویہ اب کیسا ہے؟ مظفر کے لہجے میں تھوڑی سی فکر مندی جھلکتی سیمی کے لبوں کی مدھم مسکان میں ڈھل گئی تھی۔ اس عمر میں آ کر رویے بدلنا کوئی آسان تھوڑی رہ جاتا ہے، ہمیں عادت پڑ چکی ہے۔ میں معین سے بات کروں گا، ابھی کوئی جلدی نہیں کر رہے، لیکن تم میری ہدایت یاد رکھنا، کچھ بھی ضرورت ہو مجھے بتانا اور اماں کا خیال رکھا کرو۔ اب وہ بڑا بھائی بن کر نصیحت کر رہا تھا۔ سیمی نے محبت سے مسکراتے ہوئے موبائل ثانیہ کو دیا، جو وہ اٹھائے باہر چلی گئی کہ ابا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیمی کچھ دیر چوکھٹ میں بیٹھی رہی۔ سبز شام بھی اس کی چھوٹی سی جنت میں اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس چھوٹی سی جنت میں محبتوں کے یہ عطر بیس بکھیرے اسے مکمل لگے۔ تاجور! لکڑی کا دروازہ چیختا ہوا واہ ہوا تو روشنی اپنی ساخت پر ایک لکیر میں ڈھلی اور فرش پر پڑا وجود روشن ہو گیا۔ ہواؤں کی خشک سانسوں میں کچھ ایسی باس کی آمیزش تھی جیسے اس میں کسی اداس تنہا شخص کی آہیں شامل ہو گئی ہوں۔ گھر کی ویرانی کا وہ عالم تھا کہ گھور سیاہ پہاڑی کو انجوائے کب سے کائیں کائیں کرتا نحوست پھیلائے جا رہا تھا۔ سورج کی آنکھوں میں قہر پنہا تھا، اس میں بھی قصور اس پر اترتے جوبن کا تھا کہ جو کچھ نہیں دیکھتا صرف جلاتا ہے۔ آگ ایسے رنگوں میں ساری ٹھنڈک چوس لیتا ہے، صرف خشکی چھوڑتا ہے۔ خود اسے خود پسند ہے۔ گرمیاں موسم کے نرم ہونٹ خشک کر کے اس پر اپنی راج دہانی قائم کر چکی تھی تو لکڑی کا دروازہ چیختا ہوا 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 اور روشنی اپنی ساخت پر ایک لکیر میں ڈھل کر فرش پر پڑا وجود روشن کر گئی۔ لکیر اتنی تیز تھی کہ اندھیرے کی آنکھیں چندیائی اور تاریکی کا چکا پہنے بڑے بڑے دو چھتوں میں تحلیل ہو گئی۔ وہ دم سادے لمحوں میں دبے قدم چلتی شرمندہ سی آنکھیں چراتی اس کے قریب گئی اور چائے کا پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ گولیوں کے پتے نے مبہم سی آواز پیدا کی اور اس نے بہت آہستگی سے پکارا تھا، تاجور! تاجور نے اپنی آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نیلم تھی، نادم، فکر مند اور افسوس سے دیکھتی ہوئی۔ تاجور کے جسم پر ایسے نیل پڑ رہے تھے جیسے کوئی روئی تیزاب میں بھگو کر چہرے پر لکیریں بناتا رہا ہو۔ نیلم کی نظریں جھک گئی۔ چائے لائی ہوں؟ بولی بھی، شدید بخار ہو رہا ہے۔ بخار کی تمازت سے سرخی اور زخموں کے نیلے پان نے مل کر اس کی صورت کا اصل رنگ چھپا لیا تھا۔ بلا چوں چرا کیے تاجور اٹھ بیٹھی اور اتنی ہی خاموشی سے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ نیلم کے لیے یہ غیر متوقع تھا، تاہم ایک مشکل مرحلہ آسان ہو گیا۔ یہ سب تمہارے ابا کی وجہ سے ہوا ہے تاجور، نہ وہ خود غرضی دکھاتے نہ حاکم بھائی۔ اب کہیں تو غصہ اتارنا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں شاید وہ کہنے کی کوشش کی جو تاجور کو سننے کی چاہ نہیں تھی۔ تاجور نے کامل خاموشی سے چائے سے بھرا پیالہ لبوں سے لگایا اور خشک حلق سے چائے صبر کے گھونٹ کو اندر اتارا۔ جسم کو ٹکور ملنے لگی تھی، نہ جانے چائے کی گرمائش سے یا صبر کے مرہم سے۔ نیلم پھر سے کہنے لگی، مجھے دکھ ہے تمہاری حالت کا، لیکن تمہارے ابا نے ہی تمہارا نہیں سوچا۔ کیا سوچتے ابا؟ اس نے سوئی آواز میں حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے جو کیا غلط کیا۔ کیا میری بہن خریدی گئی چیز تھی تم لوگوں کی؟ اس کی آواز میں غیر معمولی بوجھل پن رچا ہوا تھا۔ کیا تم اب بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی طرفداری کر رہی ہو؟ نیلم کی ساری ہمدردی سے اڑی اور وہ تناؤ ماتھے پر سکڑنے لگا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہاں بھی تو بیٹھی ہو نا، کیا سمجھتی ہو؟ وہ خالی پن سے نیلم کو دیکھنے لگی۔ یعنی تمہارے ابا ہر حال میں بے قصور ہیں؟ انہیں تمہارے ابا کہہ کر مت پکارو، ورنہ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ آفرین ہے تاجور۔ تلخی سے نیلم کھڑی ہو گئی۔ میں ہی بیوقوف تھی جو رات سے افسوس لیے پھر رہی تھی، لیکن ہونا تم بھی اسی باپ کی بیٹی۔ یہ ساری تم سب کی ملی بھگت تھی، بیچ میں میرے بھائیوں کو بدنام کر دیا۔ حیرت ہے ان بھائیوں کی۔ بہن کی رات ابا کی بیٹی کے افسوس میں غارت چلی گئی۔ تاجور کے ہونٹوں پر جو ہنسی آئی اس نے نیلم کو تحیر میں مبتلا کر دیا۔ ہونٹوں پر پڑی دراریں اور آنسوؤں کی لکیروں سے پیدا ہوتا رخساروں کا کھنچاؤ، لگتا تھا جیسے کوئی پاگل بیٹھا اپنا مذاق اڑا رہا ہو۔ نیلم نے بہت مہربانی کی کہ چپکے سے باہر نکلی، شاید ڈر گئی تھی یا اسے کسی برتر ذات کا خوف یاد آ گیا تھا۔ تاجور آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی گھونٹ بچی چائے اپنے اندر منتقل کرنے لگی۔ اس کا جوڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔
या हड्डियां आपस में फ्यूज हो गई थी। दर्द उस चीज का नहीं था या कोई और ही अजियत थी जो बाकी चोटों पर हावी होकर यकसर फरामोशी जारी कर रही थी। हथेली उबड़ी पुरानी ईंटों के फर्श पर जमाकर उसने जमीन का सहारा अपने वजूद को दिया और चकराते सर को संभालती खड़ी होने में कामयाब हो गई। जिस्म ने उसे अजियत पसंदी का एहसास दिलाया और आंखें तेज रोशनी के एहतजाज में पलकों में पनाह गुज़ीर हुई, मगर वो बगैर उनकी मां ने कमरे से बाहर निकल आई। घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। हमीदा शायद किसी घर गई थी और नीलम के साथ हाकिम भी गायब। दरख्त के पास पड़ा झाड़ू उठाकर ताजवर ने सहन साफ किया, फिर रात और सुबह के बर्तन कोयलों से मांझ कर नलका चला चला कर धोए। चारपाई धूप में खींचकर खुश्क होने रखी। कोने में धोने के लिए जमा हुए सारे मैले कपड़ों को बगल में दबाए वो नलके की तरफ जा रही थी, जब बाजुओं में लर्जिश वाजिया महसूस होने लगी थी। बाजू चोटों के सबब अकड़े अकड़े थे और हाथों पर खराशों से खिंचाव महसूस हो रहा था, मगर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। आसपास की दीवारों और छतों से झांकते सिरों ने रात के शोर के सबब अगर आज किसी दूसरे तूफान का पूरे यकीन के साथ इंतजार किया था तो वो ताजवर ने बड़ी खामोशी के साथ पी लिया। हाकिम से जो हो सका उसने कर दिया। ताजवर वो कर रही थी जो वो थी। नक्शा से तैयार खिजर यूनिवर्सिटी की क्लास लेकर बाहर आया तो जा बजा किताबों के सिफात दरमियान से खोले लड़कों और लड़कियों के ग्रुप नजर आ रहे थे। उसने लख्ता भर के लिए अपना बाजू आंखों के सामने किया और कलाई पर बदी वाच से वक्त पर नजर डाली। उसके हाथ में चांद कागजात थे। दूसरी नजर उसने ग्राउंड में बिखरे ग्रुप्स पर डाली कि अपने दोस्तों को तलाश कर सके। उसे कुछ दूर होंठों पर बाल पॉइंट बजाती दुरिया नजर आ गई। वो तमाम गोल दायरे की शक्ल में बैठे थे, कुछ सर पकड़े, कुछ कनपटियां। उफ, ये सब नीरा सर दर्द है। अच्छी भली मैं घर बैठी थी। न जाने कौन सा वक्त था जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का नामुकूल शौक सर पर चढ़ गया। नईमा ने कड़वा सा मुंह बनाकर वक्त को कोसा और गहरी आह खारिज की। खिजर सुनकर हंस पड़ा। बाकी झुके सर ऊपर को उठे। ये तुम किन हवाओं में उड़ रहे हो? फिर शिकवा भी जनाब का होता है कि मुझे डिस्कशन में शामिल नहीं किया जाता। नईमा उस पर बिगड़ गई। इन दोनों में काफी बेतकल्लुफी थी। खिजर अब की बार चुराने के लिए हंसने लगा। तुम्हें क्या हुआ है? मैं जानता हूँ जब कोई टेंशन तुम्हारे सर पर सवार हो तो तुम इसी तरह के कीमती ख्यालात का इजहार करती हो। घर बैठकर तुमने कौन सा दुनिया को सुकून पहुंचा देना था? मैं अपने सुकून को तरस गई हूँ। दुनिया क्या मेरी सगी लगती है? उसने उकताहट से कहा। हाय, घर बैठकर आराम से रिश्तों की लंबी लाइन से आंखें सेंकती। आए रोज उनके सामने पेश होते आइटम्स पहले मेरे हाथ और मुंह से गुजर कर जाते, फिर कुछ होता या ना होता, हमारी सेहत को क्या परवाह है। नईमा के चेहरे पर वो तासुरात थे गोया तस्वुर से ही सवाद आ गया हो। मुस्कुराहट सबके चेहरों पर एक साथ दौड़ गई थी। दुनिया में शादी के अलावा लड़कियों के लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया। खिजर ने हंसी दुबाकर मसनूई तासुब का इजहार किया, जैसे तमाम लड़कियों के लिए बेचारी बेचारी वाली फीलिंग्स दुरिया और माहीन को हरगिज बर्दाश्त ना हुआ। ये तुम क्यों सब लड़कियों को एक ही डंडे से हाँक रहे हो? हमें देखो, हम तो ये डिग्री फतह किए बिना कोई चैन का सांस नहीं लेंगी। इससे पहले तो ये नामुकूल ख्याल हमारे पास भी ना भटके। उसकी बात खिजर के जवाब में कही और फहमाशी नजर डाली नईमा पर। मेरे हाथ में ना तो कोई डंडा है और ना लड़कियां कोई भेड़ बकरियां और ना ही मैं चरवाहा कि इन्हें हाँक रहा हूँ। लेकिन ये जैसी तुम्हारी बात है ना, ये खुद भी जाहिर कर रही है वही घरेलू जिम्मेदारियां और माल मवेशी की देखभाल करना। यानी बात घूम फिर कर वहीं पहुंच गई। चरवाहे ने बात तोड़कर उन्हें वापस लौटा दी। आंखों में शरारत थी, चेहरे पर अफसोस। दुरिया घबराई और बिलाल का कहका बुलंद हुआ था। दुरिया लंबा सा अंगरखा पहने ओढ़नी संभालती माल मवेशी के पीछे पीछे। नॉट बैड। बिलाल ने पेंसिल लबों पर रखकर ये तखयलाती मंजर खला में घूर कर देखा और सताइशी नजर दुरिया पर डाली। वो खा जाने वाली नजरों से चलाई। शट अप। जहरीली सोच वाले का जहरीला कहका गूंजा। अच्छा भाई खामोश, सब दुआ करो कि मैं किसी तरह ये डिग्री मुकम्मल हो और हम सब की जान छूट जाए। पढ़ कर मैं तो पागल होती जा रही हूँ। नईमा ने सबको खामोश कराकर मुतवक्का जंग खत्म कर दी। खिजर ने जवाब दिया, आखिर में बर्डन लोगी तो यही होगा। हमें देखो, वक्त की कदर करने वालों पर इसका समर।
हाँ भाई, तुम खाओ ये समर और बस वक्त से ही कदर करवाते रहो। तुम्हारे काम का क्या हुआ? कुछ कर भी रहे हो या खाली अपनी दुनिया में मगन? देख लो मेरे स्क्रिप्ट को रिजेक्ट करने का नतीजा। नईमा अपना दुख भूली नहीं थी। ताना देने से बात नहीं आई। खिजर मुस्कुरा दिया। काम में ही तो मगन हूँ। बहुत जल्द नतीजा भी तुम देख लेना। वो मजे से बोला। ऐसा क्या हुआ? कुछ बात बनी? वो मारे तजस्सुस के आगे को हुई। जी मादम, मैं इस संडे शुमाइला खान से मुलाकात करने जा रहा हूँ और इससे पहले अर्ज है कि हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू हो चुकी है। खिजर ने दिल पर हाथ रख कर सर को खम दिया। नईमा अब बेयकीनी से पीछे हुई थी। वाकई? सच कह रहे हो क्या? वो वाकई वही हैं। मतलब तुम्हारे गांव से और परफ्यूम गैलरी में मिलने वाली छोटी सी महफिल में गर्म जोशी की लहर दौड़ उठी थी। बिल्कुल वो वही हैं। और मैंने नंबर भिजवाया था उनको जिससे उसने कॉल की। उसकी याददाश्त भी इतनी अच्छी जरूर है कि मुझे याद भी रखे हुए है और बहुत अच्छे से बात की। उसने मुझे अपने घर इनवाइट किया है। उसने तफसील से आगाह किया तो नईमा खुलकर खुशी से बोली। वाह खिजर, क्या बात है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उफ, खुशी बेकाबू हो रही है। काश हम भी तुम्हारे गांव चल सकती और एक निशिस्त शुमाइला खान के साथ हो सकती। लकी मैन, तुम वाहिद पीस नहीं हो। यानी तुम्हारे पूरे गांव की जमीन बहुत जरखेज है। बिलाल ने उसके कंधे पर हाथ मारा। हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम्हारे ये तासुरात मैं जरूर उन तक पहुंचा दूंगा। और नईमा, उसके लिए गांव आना लाजमी नहीं। मुझे उनसे थोड़ा सा फ्री होने दो, फिर तुम सबसे मुलाकात भी जरूर करवा दूंगा। क्या फ्री? तुम उनसे फ्री होने का इरादा रखते हो? उनकी आंखें उबली। नईमा का मशकूक जासूसाना अंदाज खिजर का बेसाख्ता कहका सुनाई दिया था। हाँ हाँ हाँ, उफ, मेरा मतलब था कि खिजर ने हंसते हंसते वजाहत के लिए मुंह पर हाथ रखा। हंसी दबाई, मुस्कुराहट का रास्ता रोका। वो सब इसका मतलब जानने के मुश्ताक व मुंतजिर थे। खिजर हंसी के दौरान ही बताने लगा। इस हंसी में खुशी थी, मासूमाना, सच्ची और बेरिया। खुशी खिजर के अंदर से झलकती बाहर को लपकती थी। हिजूम में गम में भी तौहीन बर्दाश्त ना हुई। इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई। तेज धूप में दीवार के साथ खड़ा लोहे का नलका तप रहा था। धूप में बैठा वजूद भी इस तपश को बेनियाजी से सह रहा था। ठक ठक ठक, सरफ में भीगे सफेद कपड़ों को नचोड़ते ताजवर के हाथ उस लम्हे को साकत हो गए थे जब दरवाजे की मामूल की दस्तक इल्हाम की सूरत उसके दिल पर गवाही बनकर गिरी थी। ये उसके घर का फर्द हो सकता था, न कोई आस पड़ोस से। ये कोई अपनायत की संदल की महकार जैसी खुशबू थी जो आबनूसी लकड़ी से गुजरकर दूर बैठी ताजवर को छू गई थी। कपड़े वहीं छोड़कर झाग के बुलबुले झटकती पल्लू से पूंछती वो दरवाजे के करीब गई और जो ही दोनों हाथ दरवाजे पर रखे पत्थर हो गई थी। ताजवर, मेरी प्यारी बेटी। ये मौलवी हयात थे, उसके प्यारे अब्बा। आंखों में आंसुओं का रेला आया और मुंह लफ्ज अब्बा कहने के लिए यूं खुल गया कि आवाज कहीं गुम हो गई। उसने बहुत कोशिश करके जुबान को कई बार हरकत दी मगर दुख की शिद्दत से वो खाली सी थी। तो वो अब तक उसके लिए चुप थी कि करीब कोई अपना नहीं था। किसी अपने का कंधा इतना जोरावर होता है जो सबर के बंद को तोड़ कर ले जाता था। दर्द किसी अपने के दिल पर खुलता है। वो इतनी बेकाबू हो जाएगी ये उसने भी नहीं सोचा था। दरवाजा मत खोलना ताजवर, मुझे मालूम है कवाड़ के पीछे तुम खड़ी हो। अब्बा की आवाज बहुत मगमूम थी। वो बहुत धीरे बोल रहे थे। ताजवर ने दोनों हाथ सख्ती से मुंह पर रख लिए कि कहीं वो बुलंद आवाज में रो ना दे। बंद आंखों से झरने फूट पड़े थे। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ मेरी बेटी, रात कांटों पर गुजार कर आया हूँ मगर बाखूबी जानता हूँ कि जो कुछ बेटी के दिल पर गुजरा हो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं। खुदा गवाह है कि हालात ऐसे हो जाएंगे। तुम्हारे इस बेवकूफ बाप को कुछ पता नहीं था। मौलवी हयात का लहजा सैलाब में भीगता लग रहा था। मैंने हाकिम पर एतबार किया कि मेरी बच्चियों का कोई आसरा नहीं, मैं मुतमिन होकर मर सकूंगा। मगर ये जो मैंने किया ये तो मुझे कब्र में भी चैन नहीं लेने देगा। अपनी बदकिस्मत बाप को माफ कर देना। बावजूद इसके कि तुम्हारी माफी भी मुझे बड़ी जिम्मा नहीं करती। तुम्हारी हर तकलीफ मुझे इतना तरपाएगी कि किसी रोज शायद बर्दाश्त ही ना कर सकूं। ताजवर ने तेजी से धुंधली आंखें उठाई। वो कहना चाहती थी कि खुदा के लिए इस तरह की गुफ्तगू मत करें। ये दिल में सुराख करती जा रही हैं। इनका कोई कसूर वो नहीं मानती।
या काश वो ये दरवाजा जो लकड़ी का बेजान टुकड़ा था हटाकर अब्बा को देख सकती, उनसे लिपट जाती, सर पर हाथ रखवाती या माथे पर बोसा। लेकिन हाकिम की बात पूरी तरह उसके जहन में रोशन थी। वो बेबस थी और इस हालत में अब्बा के सामने नहीं जाना चाहती थी। मैंने बहुत सोचा ताजवर, तुम शायद मुझे खुद गर्ज समझो, मगर मैं शकीला को इन लोगों के हवाले करने का हौसला नहीं रखता। वो सोच समझ और हिम्मत में तुमसे कहीं पीछे है, और ऐसे लोगों की ख्वाहिश के लिए भले सोने के पानी में भी नहा कर आ जाओ, उनकी खसलत कभी नहीं बदलती। कोई यकीन नहीं कि शकीला का रिश्ता होने के बाद ये लोग बेहतर रवैया इख्तियार कर लें, बल्कि शकीला को भी हम मुश्किल के हवाले कर देंगे। उन्होंने मेरी पाकीज़ा बच्ची पर कीचड़ उछाला है ताजो, इसलिए मैंने बहुत सोचकर शकीला का निकाह वाकई दस्तगीर के साथ पक्का कर दिया है। उनकी आवाज बहुत बिफर गई थी। मौलवी हयात ने चुपके से अपनी आंखें साफ की, गला साफ किया और दोबारा गोया हुए। लोग मौलवी हयात की दूर अंदेशी की दाद देते हैं, मगर मौलवी हयात एक बाप का किरदार अच्छा ना निभा सका। शायद बेटियों के बाप को बहुत सी फिक्रें होती हैं और इन्हीं फिक्रों को सवार करके वो शायद गलत कदम उठा बैठते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि मेरी कोताही की सजा मुझे यूं ना मिले। मेरी प्यारी ताजवर, ये शायद तुम्हारी किस्मत भी थी, और किस्मत हमेशा एक सी नहीं रहती। इसकी यही सच्चाई अच्छाई है कि ये अच्छाई जरूर लाती है। मैं जानता हूँ तुम बहुत सब्र वाली हो और अल्लाह इसका तुम्हें अजर देगा। हाकिम जैसा भी हो तुम्हारा शोहर है, और अब हमसे ज्यादा तुम्हारा इससे वास्ता है। वो जैसा चाहे वैसा ही करना। जुम्मे को शकीला का निकाह है। मैं हाकिम की मिन्नत करूंगा कि तुम्हें शिरकत करने दे और अपनी कसम वापस ले ले, वरना वरना तुम अपने बाप से नाराज ना रहना ताजो। दिल बुरा मत करना। उनकी आवाज में एक बेबस लाचार सा दुख बोलता था और ताजवर का दिल कट कट कर गिरने लगा था। वो जानती थी अब अब्बा अपनी सफेद पगड़ी का एक कोना उठाकर आंखें साफ करेंगे, और मौलवी हयात ने यही किया। मैं हाकिम को अपना बेटा समझता था। मुझे वो पसंद था कि उसकी जिम्मेदार तबीयत थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो अपना ये रंग भी दिखा सकता है। काश मैं भी एक बेटे का बाप होता ताजवर। काश तुम्हारा ये बाप मजबूर ना होता, इन मजबूरियों को तुम्हारी सजा न बनने देता। दरवाजा नहीं खुलना था, दरवाजा नहीं खुला था। मौलवी हयात आखिरी बार ताजवर से कुछ कहने आए थे। कुछ सुने बगैर शिकस्ता कदम घसीटते वापस जा रहे थे। ताजवर दरवाजे की समत घुटनों के बल गिर गई और इस से किसी इंसान की मानिद लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगी। शिद्दत से सिसकियां जब्त करने से गर्दनों पेशानी की रगें बेहद नुमाया हो रही थी। ताजवर से बेखबर किसी तीसरे शख्स का दिल सुकून से भरता जा रहा था। छत की मंडेर से देखते हाकिम की निगाहों में जो जलन थी, वो मौलवी हयात को दरवाजा ना खुलने और खाली हाथ वापस लौट जाने पर खुशी में तब्दील हो रही थी। उसका नेमुल बदल शायद कुछ ना होता। यह लौटा था हाकिम की बेइज्जती का असल बदला। उसे अपनी मर्दानगी पर उस रोज बड़ी शिद्दत का गरूर हुआ था, जिसकी घर वाली ने उसके हुक्म को मुकद्दम जाना, शोहर को कबूल किया और बाप को मुस्तरिद बाप को वो बेकसूर बेटी आखिरी मर्तबा सुन रही थी और महसूस कर रही थी। मर्दानगी की ऊंची उड़ान ओढ़ते हाकिम को कभी महसूस नहीं हो सकता था कि एक शादीशुदा बेटी जिसका बाप खुद चलकर बेटी के दर पर आए और बंद दरवाजे से वापस लौट जाए, इसके लिए दिन और रात कितने पहरों में बट जाते हैं, लम्हे कितने आहनी होते हैं, एहसासात कितने संगलाख, तकलीफ कितनी कारी, सांसें भारी और दिल लीर लीर। सफेद बगलों में जैसी उजली सुबह खीजर के लिए बेहद कीमती एहसास लेकर तलू हुई थी। इस सुबह का उसने बेसब्री से इंतजार किया था, जिसकी सफेदी चांदी पर अव्वलीन पहर का जर्द सूरज अपनी सोने जैसी तारों को परोने लगा था। वक्त से पहले जागने के लिए आज उसे किसी अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। अपनी आदत के मुताबिक सुबह का शावर लेकर वो तौलिया से बाल खुश्क करता कमरे में आया तो बालों से पानी की बूंदें गर्दन तक फिसलती जा रही थी। हाथ बढ़ाकर उसने साइड पर रखा मोबाइल उठा लिया। इत्मीनान से कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल स्क्रीन पर रोशन की और निम्मी निम्मी मुस्कान के हमरा एक मैसेज टाइप करने लगा।
चंद लम्हे उंगलियां मुतहरिक रही और फिर एक नुक्ते पर जाकर ठहर गई। स्क्रीन पर शुमाइला का नंबर जगमगा रहा था। एक तवक्कुफ के बाद उसने उंगली को जुम्बश दी और उसका पैगाम लम्हों में थोड़ी ही दूरी पर मौजूद मतलूबा शख्स के सामने उसका नाम साज बखेरता रोशन हो गया था। आज आपसे मुलाकात होगी। बालों को तेजी से रगड़ते खुशगवार मजाज के साथ वो गुनगुनाने लगा। फिर इस काम से उकताकर वो आगे बढ़ा और नए सिरे से जायजा लेने लगा उसे अब क्या करना है। सिमी के घर में नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। सुबह की गुलाबी धूप साकत खड़े इमलतास की ऊंची चोटियों पर सब्ज रंगों में मदगम होने लगी। गुज़श्ता शब के आखिरी पहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे बिल्कुल ओस की सूरत गिरती रही थी, जिससे दरख्तों, मकान गीले गीले और सहन से कच्ची मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। वरना सुबह के बावजूद उस समय गर्माइश हो जाती थी। मट्टी के चूल्हे के पास बैठी सिमी ने हल्का अंगूरी रंग का सादा सूट जेब तन का रखा था। हम रंग दुपट्टे में लिपटे बाल पुश्त पर पड़े थे। ताजा धुले चेहरे पर इतराफ में पानी की बूंदों से बालों की लिटें चिपकी थी। सादा नकूश से मुज़य्यन गंदमी चेहरा, उस पर लंबी घुनेरी पलकों के साये में गहरी गहरी सुरमई आंखें जो कदरे गीली लकड़ियों से उठते कड़वे कसैले धुएं के सबब सुर्ख हो रही थी, मकनातीसी कशिश रखती थी। सारे में मौलवियों के पराठों की खुशबू उड़ रही थी। मोइन को ये बहुत मरऊब थे। सिमी ने बड़ी मेहरबानी की कि उसके लिए पकाए। उसके हिस्से से आधा सानिया उड़ा गई। जीती रहो मेरी बहन, मजा आ गया। रोजाना मिसी रोटी खा खा कर आजिज आ गई हूँ। सुबह सवेरे ही दिल भारी हो जाता है। सानिया लस्सी ठंडी करते हुए कहती गई। तुम्हारे हाथ में वाकई बहुत जायका है। अपने हाथों को भी कभी आजमा कर देख लिया करो, सिर्फ खाने पर ही इक्तफा करती रहना, सिमी ने शिकायत की। सानिया कौन सा असर हो जाना था। नहीं नहीं, मैं अपने हाथों को जहमत हरगिज नहीं दूंगी। अपनी बहन से मुकाबला करने में जसारत मैं कैसे कर सकती हूँ। ओह तौबा तौबा करते सिरे से इनकारी हो गई। बस बातों से मुकाबले की जसारत ही रह गई है तुम्हारे लिए, बाकी हर काम में डटाई पर कायम रहना। सिमी पर उसके हाथ पर चिपत लगाई। जाहिर है बड़ी बहनों के होते हुए छोटी ऐश करती ही है ना। वो खी खी करती चली गई। इमलतास पर परिंदे फुदक रहे थे। ताई जी रात की बची रोटी तोड़कर अपनी मुर्गियों को डाल रही थी। यह देखकर चिड़ियां भी फराटे से जरा सा फासला रखकर जमीन पर उतरने लगी। एक ही चारपाई पर बैठकर लस्सी पीते ताया जी अब्बा से कह रहे थे, मुझे लगता है अब मोइन की शादी के बारे में सोचना चाहिए। बात घर की है तो फिर ताखीर क्या करनी, ये मामला भी निमट जाए। मुजफ्फर का फोन आए तो बात करवाना। आप ठीक कह रहे हैं, यही मुनासिब वक्त है। फिर मुजफ्फर की भी तो करनी है। मैंने उससे बात कर ली है, वो पैसे भेज रहा है तो तैयारी शुरू कर देते हैं। वो फिलहाल ना भी आ सका तो बाद में आ जाएगा। फर्ज की अदायगी पहले जरूरी है, अब्बा ने मतानत से जवाब दिया और धीमी आवाज में गुफ्तगू आगे बढ़ाने लगे। ऐसे में मोइन तंदूर पर बर्तन रखने आया तो हाथ साफ करते हुए खनकार कर बोला, ये किस खुशी में? मैंने तो नहीं कहा था। उसका इशारा पराठे की तरफ था। सिमी ने रोटी पलटते मध्यम आवाज में जवाब में सवाल दिया, तुम्हारा कहना जरूरी है? फिर भी आज से पहले तो कभी ख्याल नहीं आया। वो ना जाने क्यों मिसर था। मैंने सोचा ताई जी ये ना सोचें कि अपने बहन भाई की फरमाइशें ही पूरी होती हैं और किसी को कोई पूछने वाला नहीं। कभी कभार की अयाशी में कोई हर्ज नहीं लगा मुझे। अच्छा वाकई ताई जी की सचमुच इतनी परवाह है? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। सिमी अच्छी तरह से जानती थी वो साफ चढ़ा रहा है। नहीं तो तुमने क्या सुनना है? उसने भी त्यूरियां चढ़ाई। खा लिया है तो अब बस जाएं। मोइन ने नजर भर कर उसे देखा। कुछ नहीं, सियानों वाली बात कर दी थी ना, इसलिए हैरत हुई कि बड़ी सोच आ गई आज अपनी ताई जी की। कभी कभी समझदार हो जाती हो वैसे। वो न जाने क्या सोच कर महफूज हुआ था। सिमी ने घूर कर देखा। वो बज़ाहिर नजर बचाता बाकियों को देख रहा था, लेकिन कुन आंखियों से उसके तासुरात जांच लेता। चलो इतना मान लिया ये भी काफी है, वरना तो अक्सर लोगों की यही मानने में भी बड़ी दिक्कत का सामना है। बेनियाजी से कहकर वो जली लकड़ियों पर पानी डालने लगी। मोइन के लबों पर मुस्कान चमकी। कौन है ये अक्सर लोग? मैंने तो ऐसी बात कभी नहीं कही। मोइन शायद अच्छे मूड में था। क्या सिमी के मजेदार नाश्ते की वजह से? मुंह से कहना जरूरी है क्या? सिमी ने फिर दोहराया। तंज अच्छा कर देती हो।
मेरी इतनी मजाल। सीमी जेरे लब मुस्काती दूसरी समत देखने लगी। ऐसे ही मुस्कुराता मोइन आगे बढ़ गया इस पागल के सामने से। ताई जी अपने काम से फारिग हो चुकी थी। चिड़िया मुर्गियों से नजर बचाकर चोंच भर लेती थी। मुर्गियां उन्हें राजी खुशी इस दावत में शरीक करने पर तैयार नहीं थी। मोइन घर से चला गया तो अम्मा बाजू झाड़ती हुई सहन में आई। उनका रुख नलके की जानिब था। गालबन सफाई करके आई थी। सिमी ने जूठे बर्तन समेटे, रोटियां हॉट पॉट में रखी और अंदर ले गई। अम्मा को बेसलीकगी पसंद नहीं थी। इतने अरसे में सिमी उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती थी। उसने बचे हुए चंद काम समेटे थे कि अम्मा ने पुकार लिया। जी अम्मा, आपके लिए नाश्ता लाऊं? वो यही समझी थी। अम्मा ने कलाई से पकड़कर पास बैठा लिया। तुम कुछ देर फारिग भी बैठ जाया करो। सब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सानिया को काम करने दो। सबका काम खुद करती रहती हो। उसे सर पर चढ़ा रखा है। काम के लिए सारी जिंदगी भी तो पड़ी है। अभी मैं किस लिए हूँ? उसने लाड से बाहों को अम्मा के गिर्द हायल किया। अम्मा ने मोहब्बत बाश निगाहों से उसे देखा और बाल संवारे। अपने अब्बा की बात सुनी नहीं तुमने? पता भी नहीं चलेगा पुराई होने में। बेटियां कब तक माओ का बार उठा सकती हैं? अम्मा ने ठंडा सांस लिया। चुभती हुई धूप दहलीज पर बिखर रही थी। पक्षी रिजक में मगन थे। सिमी ने चहार सुकून फैला महसूस किया था। इस सूरत में तो हमेशा उठा सकती हैं जब रहना ही एक घर में हो। मैं आप सब के लिए हद मौजूद हूँ। उसने हाथ दबाकर हौसला दिया। सानिया की गैरत जोश खा गई थी जो वो बर्तन उठाकर धोने जा रही थी। सिमी ने जताती नजर माँ पर डाली और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर सिमी अंदर जाकर चादर ले आई और माँ को मुखातिब किया। शुमाइला ने किसी काम से बुलाया है अम्मा? मैं जाऊं? किस काम से बुलाया है? रोज रोज क्यों चली जाती हो वहां? अच्छा थोड़ी लगता है। अब्बा ने कभी मना नहीं किया था, बल्कि वो खुद भी छोड़ आते थे। लेकिन आज सिमी को चुप सी लग गई। अच्छा लगे या नहीं, मगर जब रोक टोक नहीं की जाएगी तो कोई चार दीवारी में क्यों कैद बैठना चाहेगा? आफरीन है भाई। मैं तो उस दिन से डरती हूँ जब टके टके के लोग आकर ये बात कहेंगे कि इतने चक्कर वहां के क्यों लगते हैं। ताई जी ने फौरन मौके का फायदा उठाया था। वो किसी भी तरह जरा सी बात भी जाने नहीं देती थी। सिमी ने मलामती निगाह उन पर डाली। अब्बा हमेशा की तरह खामोश बैठे रहे। मैं कुछ कह देती हूँ तो सबको बुरा लगता है। पता नहीं बड़े होते किस लिए हैं। मोइन के घर आकर तो ऐसा चलने वाला नहीं है। चलो अगर ऊंचा उड़कर पर कटवाने की तकलीफ सहनी है तो वो भी खबा खुशी। वक्त भी कितना बच गया है। वो तमस्खराना निगाहों से सिमी को देखने लगी। सिमी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मुझे मालूम नहीं अब्बा, बस उसी ने किसी जरूरी काम का कहकर बुलाया है। आप नाराज होते हैं तो मैं नहीं जाती। वो खुद ही आ जाएगी। सिमी ने बुझे दिल के साथ कहा और चादर उतारने लगी। अच्छा आओ मैं छोड़ आता हूँ, फिर खुद ले जाऊंगा। मुझे भी बाहर काम है। अब्बा उसकी बात सुनकर तैयार हो गए। ताई जी का मुंह नागवारी के एहसास ने बिगाड़ दिया और सिमी खुशी खुशी साथ हो ली। उनके घर के छोटे दरवाजे से बाहर आकर एक छोटी सी पगडंडी सीधा हवेली तक जाती थी। बड़े दरवाजे से बाड़े की चार दीवारी से गुजरकर बाहर निकला जा सकता था और ये रास्ता मुखालिफ सामने बस्ती और सोलंग की तरफ निकलता था। शुमाइला ने जिस काम के लिए बुलाया था उसके लिए अब्बा का सोच कर ही हल्का हल्का डर उसके दिल में हलकोरे ले रहा था। और अगर किसी के इल्म में आया तो बे इख्तियार झड़झड़ी लेती। सीमी नकाब में खेतों के दरमियान बने छोटे छोटे रास्तों से गुजरती अब्बा के पीछे पीछे चलती हवेली के सिरे पर पहुंची थी कि एक बुजुर्ग सामने से आता दिखाई दिया। सेमी बे इख्तियार अब्बा के ओट में हो गई थी। करम इलाही अब्बा के लबों से निकला। इतने में वो भी अब्बा को देख चुके थे, इसीलिए उन्हीं की तरफ भरने लगे। अब्बा ने सिमी को इशारा किया, तुम चली जाओ अंदर। सिमी तेजी से अंदर की जानिब भाग गई। करम इलाही के करीब से गुजरने पर वो एक गहरी नजर उस पर डालना नहीं भूला था। सिमी को न जाने क्यों जब भी सामना होता उसकी आंखों से अजीब खौफ सा आता था। अंदर आकर उसने इस ख्याल को जहन से झटका और सीध में चलती गई। आज संडे था। शौक धूप हमेशा की तरह मंडेरों पर विराजमान। धूप गर्म होने तक शुमाइला के कमरे की खिड़कियां तारीक नजर आती थी। अंदर झांकने पर ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी में कद आदम आईने के मुकाबले
खड़ी मोमी सी लड़की हल्का फुल्का तैयार होने के बाद अपना तनकीदी जायजा ले रही थी। इस काम से मुतमिन होने के बाद वो अलमारी की तरफ बढ़ी और हल्के रंग का एक बेशिकन दुपट्टा उठाकर शानों के गिर्द हिला लिया। इससे उसकी शख्सियत में एक वकार सा धार आया था। तमानियत से चलती हुई वो सोफे के करीब आई और उसका इंतजार करने लगी जिसकी मुंतजिर थी। आपने आज का दिन मुलाकात के लिए मुकर्रर किया था। मुझे उम्मीद है आप बहुत मसरूफ नहीं होंगी। अपने मोबाइल पर जगमगाते इस टेक्स्ट को वो दोबारा पढ़ कर मुस्कुरा दी। यह खिजर की तरफ से उसको सुबह ही मसूल हुआ था। बाहर गोल बरामदे की छांव में सीमी संजीदा चेहरा लिए पल के खराब मुंह बनाए नुदरत के छोटे छोटे सवालों का जवाब दे रही थी। हमेशा की तरह चेहरे पर शुगुफ्तगी थी और धुले बाल सूख कर सिल्की और चमकदार लग रहे थे। वो तीनों शहर के लिए निकल रहे थे। शुमाइला पहले ही पुप्पो के घर रह आई थी, इसलिए इनकार पर किसी ने ज्यादा इसरार नहीं किया था। नुदरत बीबी ने पुप्पो के लिए ले जाने वाली सौगातें उठाई और शमरेज के हमरा चल दी। सिमी अंदर आई तो शुमाइला को देखकर होंठ सुकोड़े। ओहो, यहाँ तो पूरी तैयारी करके साथ बैठी हैं मोहतरमा। क्या ये शुमाइला से मुखातिब हैं आप? वो एक अदा से बोली तो सिमी को बे इख्तियार हंसी आ गई। जी नहीं, बंदी मलका को मुखातिब करने की जुर्रत कब कर सकती है? वो भी इसी के अंदाज में बोली। अब तुमने अपनी मर्जी तो कर ही ली है। इस मुलाकात की मुद्दत महदूद रखना। मुझे अब्बा छोड़ कर गए हैं, वो लेने भी आ जाएंगे। जाहिर है मैंने उसको कौन सा बैठ कर अलिफ लैला या दास्तान अमीर हमजा सुनाना है, बल्कि इस मुलाजमा को मैंने घर भेज दिया है। अब जो सर्व करना है वो तुम ही लेकर आना। मुझे खदशा था कि कहीं उसका जिक्र वो भूलकर अम्मी के सामने ना कर बैठे। शुमाइला ने टांग पर टांग चढ़ाकर उसे आगाह किया तो सिमी के भुएं इकट्ठी हुई। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैडम, ये बात तुमसे पहले कह चुकी हूँ। वो बेरुखी से कहकर दूसरी समत देखने लगी तो शुमाइला आगे हुई। या रब, अब सूखे मुंह भेजना अच्छा तो नहीं लगेगा ना? जी सही फरमाया आपने, सिर्फ मुंह ही क्यों, पूरा तालाब में डुबकी लगवा कर भेजना। उसने बाकायदा मुंह बिगाड़ और दोनों को उठकर बाहर आई। कुछ देर गुजरी थी कि फजल दीन बरामदे में खड़ा नजर आया। मर्दों की गैर मौजूदगी में उनको हवेली के अंदर आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए चेहरे पर तज़-बज़ब था। शुमाइला खुद चलकर करीब गई तो उन्होंने खिजर की आमद की इतला दी। आप इन्हें ड्राइंग रूम में बैठाएं, मैं अभी आती हूँ। शुमाइला ने अजलत में उसे जवाब दिया। वो कुछ नर्वस हो गई थी। एकदम बात सुने, वो जाते जाते मुड़ी। फजल दीन भी मुड़ा। वो मेरा मेहमान है, इसका जिक्र बाबा से या भाई से मत कीजिएगा, उन्हें मैं खुद बताऊंगी। जी। वो सर हिलाते चले गए तो शुमाइला सांसें दुरुस्त करती सिमी की तरफ गई जो किचन में थी। ड्राइंग रूम उनके रहायशी हिस्से में नहीं था। वो हवेली के सामने वाली दो बैरूनी दीवारों के कोने में बनाया गया था। खिड़कियां खुली होती तो हवेली का बरामदा और लॉन साफ नजर आता था, जबकि आने जाने के दो रास्ते थे, एक हवेली के अंदर से और दूसरा बाहर से। खिजर सोफे पर तकल्लुफ से बैठा था। खिड़की से सहन में चलकर आती शुमाइला पर नजर पड़ी तो यक बैक दिल में नाकाबिले फहम एहसासात बेदार हुए थे। शायद पहली बार एक राइटर से मिलने पर एतमाद में वाकया कमी महसूस हुई। वो बेइख्तियार गुफ्तगू के अल्फाज तरतीब देने लगा। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आकर शुमाइला ने शाइस्ता अंदाज में सलाम किया। खिजर के लबों पर बेसाख्ता पजीराई अमेज मुस्कुराहट लपक गई। अगले सानिये सलाम का जवाब देकर वो संभल कर कहने लगा, कैसी हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ज्यादा जहमत नहीं हुई होगी। आपने मेरी दरख्वास्त कबूल की और थोड़ा सा वक्त निकाला, इसके लिए मशकूर हूं। वो प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पुरतकल्लुफ कलमात से गुफ्तगू की शुरुआत करने लगा तो शुमाइला भी हल्का सा मुस्कुरा दी। वो आज उस दिन की तरह और भी अच्छा लग रहा था। शुमाइला ने पसंदीदगी की सनद बख्शी और खुश गुफ्तार लड़के को सराहा। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप मेरे ही गांव के हैं, तो फिर मैं आपका इसरार कैसे रद्द कर सकती थी, वो भी इस सूरत के जब आप मुझे एक नाजुक सूरत हाल से निकाल चुके हों। और मुझे बिल्कुल भी जहमत नहीं हुई, बल्कि खुशी हो रही है आपसे दोबारा मिलकर। कोई हमारे गांव से भी है जिसे मेरी तहरीरें ना सिर्फ पढ़नी हैं बल्कि बहुत पसंद भी हैं। ये खुशी ही अलग होती है। शुमाइला की बात पर मुस्कुराहट उसके लबों पर गहरी हो गई।
फिर तो आप मेरी खुशी का भी अंदाजा बखूबी कर सकती हैं कि मुझे कितना प्राउड फील हुआ होगा। पहले कुछ दिन तो मैं बेयकीनी की कैफियत में रहा, समझ नहीं आता था कि हैरान हूँ या फिर अपनी कोताही पर खुद को ही डांटूं कि आपको पहचान ना सका, बल्कि नाम पर एक लम्हा भी नहीं ठटका। हालांकि मुझे पूछ लेना चाहिए था, इस चीज को लेकर तो बहुत पॉजेसिव होते हैं हम। उसके बाद को एंजॉय करती शुमाइला धीमी सुरों में हंसती चली गई। कभी कभार ऐसा हो जाता है, काबिल सताइश ये है कि आपको फिर याद भी आ गया, शायद इस तरह आपने मिलना होगा। वो रसानियत से कहकर उसे देखने लगी तो खिजर से नजरें हटाकर पलकें झपकी। बहुत सुरीले एहसास पैदा कर देती थी उसके हंसी। बिल्कुल, मेरा यकीन है कि किसी चीज की आप सच्चे दिल से चाह रखें तो कुदरत कहीं ना कहीं वो चाह जरूर पूरी कर देती है। मेरे सारे दोस्त मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपको शायद सुनकर अजीब लगे कि उनका बस नहीं चलता वो मुझसे पहले आपके घर पहुंच जाएं। नहीं, मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। हम कलमकार भी बाकी तमाम इंसानों की तरह होते हैं, बस कुदरत ने एक सलाहियत इजाफी रख छोड़ी होती है जिससे हम तख्लीक करते हैं। इसके अलावा वो एक राइटर को असल मुकाम उसके कारी ही दिलाते हैं। और मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि लिखने से पहले मेरा दिल भी अपनी पसंदीदा लिखारियों से ऐसे ही जज्बात रखता था। फिर वक्त गुजरने के साथ तबीयत में ठहराव आता जाता है। शुमाइला की बातों को गौर से सुनते खिजर के दिल में उसकी अहमियत दो चंद हो गई थी। उसके खामोश होने पर खिजर ने लब कुशाई की। और हमें देखिए कि हम तो वहीं के वहीं हैं। आज भी किरदारों को डिस्कस करने पर आए तो घंटों बिता देते हैं। हम किताबी लोग हैं और अजीब तर हैं कि आज के दौर में भी प्रैक्टिकल लाइफ में होने के बावजूद इनको इन किरदारों से जुड़े रहते हैं। लफ्जों के फरेब हमें मशहूर कर देते हैं और किरदार किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। ये बहुत देर हमारे साथ हंसते बोलते हैं और अगर वो निकले भी आपके कलम से हों तो उसकी बात जितनी प्यारी थी, चेहरे पर भी उतने ही प्यारे जज्बात बिखरते जा रहे थे। ये तो अच्छी बात है ना। मुतालिया किसी भी दौर में हो, इंसान को कुछ ना कुछ देता रहता है, बल्कि अक्सर औकात तो जिंदगी की उलझी गुत्थियां भी सुलझा देता है। अच्छी बात तो है, लेकिन आप जिस तरह जज्बात से खेलती हैं ये इतनी अच्छी बात नहीं। आपको रहम नहीं आता लोगों को रुलाने से? नहीं, रहम नहीं आता। पहले हम भी तो रोते रहे हैं किसी और की कहानियों से। वो बरजुस्तगी से बोली तो दोनों एक साथ हंसे थे। मजाक बरतरफ, ये रुलाना भी अच्छा होता है। बाज औकात इंसान के अंदर जमा हुआ सारा गुबार, शिकवे, दुख अक्सर किसी बहाने धुल जाते हैं, फिर जिंदगी तो और भी मुश्किल है। शुमाइला की संजीदा बात पर वो मुतासिर होकर बोला, आपको भी तजुर्बा हुआ है, मेरा मुशाहिदा है, आप तज्जिया कह लें। वो नजाकत से मुस्कुराई। ये भी ठीक है। आपसे ये भी सवाल है कि आप अक्सर अपने पढ़ने वालों की लिखते लिखते ही सांसें रोक देने की सलाहियत रखती हैं, तो क्या खुद आप भी सांस रोक कर ही लिखती हैं? वो बात के इख्तिताम पर बेइख्तियार हंसा था। शुमाइला ने भी हंसने में उसका साथ दिया। इसका जवाब मैं क्या दूं? हाँ, ये जरूर कहूं कि मैं कभी अपनी काविश से मुतमिन कम ही होती हूँ, और ये कि सांस रोकने का तो पता नहीं, अलबत्ता मेरी सांसें उनकी वजह से रवां जरूर रहती हैं। बहुत इनकसारी से काम लिया आपने, खिजर बेसाख्ता बोला, वरना अपने पढ़ने वालों से पूछिए कि आप किसी सौगात से कम नहीं हैं। बेहद शुक्रिया, शुमाइला नरमी से बोली। उसी वक्त दरवाजे के सामने ट्रॉली रखने की आवाज आई तो शुमाइला चेहरे मोड़े देखने लगी। ट्रॉली साकत रही और आगे नहीं बढ़ी। सिमी अंदर आने की बजाय शायद वापस चली गई थी। शुमाइला ने मुस्कुराहट बरकरार रखी। इसको तो मैं बाद में देखती हूँ। वो दिल ही दिल में सिमी की इस हरकत पर कहती हुई उठी और ट्रॉली घसीटी हुई सोफे के बीच ले आई। ट्रॉली में चाय, ठंडा और खाने के लिए 2-3 अशिया थी। चॉकलेट केक के टुकड़े भी मौजूद थे। खिजर देखकर कुछ शर्मिंदा सा हो गया। यकीन करें, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं एक मकसद से आया था, आपने नाहक जहमत की। जहमत की क्या बात है खिजर साहिब, आप पहली बार आए हैं तो ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे। कुछ लीजिए, मकसद पर बात भी कर लेते हैं। शुमाइला के कहने पर उसने कोल्ड ड्रिंक की तरफ हाथ बढ़ाया था। शुमाइला ने भी फिर कोल्ड ड्रिंक ली और कुछ देर छोटी मोटी बातें करते रहने के बाद खिजर ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो भी कह देना चाहिए। जी। शुमाइला ने क्रिस्टल का नाजुक गिलास रख दिया और उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी में प्ले हो रहा है। ये एक तरह की सालाना पार्टी समझिए, जिसके बाद हमें अलविदाई डिनर दिया जाना है, और तकरीबन ये हर साल होती है। यूनिवर्सिटीज का आपको भी पता ही होगा। जी जी बिल्कुल। तो मैंने गुजारिश ये करनी थी कि आप
उसके लिए हमें कोई स्क्रिप्ट लिख कर दें। हमारे प्रोफेसर ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम पुरानी स्टोरीज पर काम करें जो बहुत से लोग पहले कर चुके हों। वो कहकर उसे पुरउम्मीद निगाहों से देखने लगा, जैसे उम्मीद यकीन हो कि आप ही लिख सकती हैं। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कैसे? मैंने तो कभी स्क्रिप्ट वगैरह लिखा नहीं। शुमाइला ने अपनी उलझन बयान की तो खिजर जल्दी से कहने लगा, ये कुछ मुश्किल नहीं है। आप प्रेम रीत के एक हिस्से पर लिख दें या फिर किसी नए आइडिया पर, उसमें आपको भी एक फायदा। खिजर जरा सा आगे होकर उसे बताने लगा था कि शुमाइला ने दरमियान से उसकी बात काट दी। आप प्लीज मुझे मेरा फायदा मत बताइए। मैंने लिखना हुआ तो आपको वैसे भी लिख कर दे दूंगी। मैं सिर्फ इसलिए हिचकिचा रही हूँ कि ये मेरे लिए बिल्कुल पहली बार होगा। खिजर बेइख्तियार हंस दिया। नया जरूर होगा मगर मुश्किल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इस प्ले में डायरेक्टर भी शिरकत करेंगे। उन्हें भी अपने मकसद के लिए किसी फ्रेश फेस और अच्छे काम की जरूरत होती है। यकीनन वो इस स्क्रिप्ट से भी जरूर मुतासिर होंगे। खुशफहमी भी हो सकती है। शुमाइला महफूज होती सर हिलाने लगी। हर कोई आप जैसा तो नहीं हो सकता। आपको पढ़ने वाले बेशुमार हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं कि हर कोई आपके मदाहीन में शामिल नहीं हो सकता। चलें, मुझे 1-2 दिन दें, मैं सोचकर आपको बताऊंगी। क्या प्रेम रीत जैसा जरूरी है? जरूरी तो नहीं, लेकिन वो बहुत अछूता आइडिया था। तो वो सोच सोच कर कहने लगा, प्रेम रीत कोई एक कहानी तो नहीं जनाब, ये तो हर मोहब्बत का उन्वान है। अज़ल से मोहब्बत की राहों में नक्श की गई कुर्बानियों का रवाज, वफाएं निभाने की रीत। इसलिए आप फिक्रमंद ना हो, आप मायूस नहीं होंगे। ऑफ कोर्स, आप पर ही तो भरोसा कर सकता हूँ। वो इश्तियाक भरी निगाहें उस पर जमाए बोला। चेहरे पर फैली नरम सुरमाई सी मुस्कान बहुत भली मालूम हो रही थी। उनसे थोड़े ही फासले पर घास पर टहलती सिमी का कोफा से बुरा हाल हो रहा था। धीमे धीमे हंसी के सुर और बातों की बुनबुनाहटें कानों में पड़ती तो वो घूर कर उनकी समत देखती और मुंह बिगड़ जाता। जैसे सदियों बिछड़ा भाई मिल गया हो, उठने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ देर बाद खिजर ने इजाजत चाही तो दोनों बहुत खुश और एक दूसरे से मुतासर नजर आ रहे थे। मुख्तसर दौरानिये की ये मुलाकात खुशगवार तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ चाहती थी। शुमाइला बहादुर को खिजर से मिलकर बहुत अच्छा लगा था और खिजर को बहुत ज्यादा अच्छा। वो सफेद कुर्ता शलवार में पहले दिन की तरह खूबरू और सुलझा हुआ लग रहा था। शुमाइला को उसके ज़ौक, अंदाज़ो लहजे और आंखों में नजर आती शराफत और दूसरों के लिए इज्जत बहुत अच्छी लगी थी। वो खिजर को अपनी किताब का तोहफा देने के लिए उठी जो उसने रात ही तैयार की थी। उसके उठते ही खिजर भी बेइख्तियार खड़ा हो गया। वो अलमारी की तरफ भर रही थी और बाहर सिमी को खड़ा होना दूबर हो गया तो वो नजाकत से कदम धरते तितर की तरफ भरी। उसकी आदत थी कि हमेशा प्यार से उसके पैरों को सहलाए बगैर ना रह पाती। इस वक्त भी वो जमीन पर बैठकर उसके ऊपर झुकी और उसके ऊपर हाथ रखा। ये मेरी तरफ से। शुमाइला ने दोनों हाथों से किताब उसकी तरफ बढ़ाई और उसी वक्त अचानक खुली खिड़की से खिजर की निगाह भटक कर बाहर तक गई। खिड़की से पार लॉन में सब्ज घास पर उसके वजूद के गिर्द जो हिल हिल कर जैसे परिंदे के कान में कोई नसीहत कर रही थी, कोई शिकायत या फिर प्यार। वो उसकी पुश्त थी पर लगता था कि वो बोल रही होगी। सिमी जूं ही उसके दोनों परों को सहलाती आगे हुई, दुपट्टा उसके शाने से ढलक कर एक तरफ हो गया और सिल्की स्याह बाल लहराते हुए पहले उसके चेहरे की तरफ एक तरफ पर्दा बने, फिर झूलते हुए जमीन बोस हो गए थे। वो परिंदे के पैरों में कुछ देने के लिए इतनी मगन थी कि अपनी जुल्फों को संभालने में दिलचस्पी ना रखती थी, जो अब आजादाना लहराते हुए अटकेलियां कर रहे थे। उसका पूरा वजूद जैसे घने बालों में छुप गया था, चार सू हसार बंध गया था और उसी तरफ खिड़की से सफर करती खिजर की निगाहों ने उसे एक पल के लिए अपना आप भुला दिया था। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो मबहूत रह गया था। वो स्याह बालों वाली कोई जादूगरनी थी जो पत्थर करती होगी, कोई अप्सरा जो अपनी जुल्फों से तारीकी करके किसी को भी रास्ते से भटका देती होगी, फिर हंसती जाती होगी किसी को वीरान बिल्कुल खाली खाली छोड़कर। फिर वक्त शरीर हुआ और
पुरस्रार सी मुस्कुराहट चेहरे पर बिछा कर इर्द गिर्द बिखेरने लगा। खिजर के लबों से गैर इरादी तौर पर बेइख्तियार और फिलफौर खुद कलामी के से अंदाज में सरसराता हुआ एक नाम अदा हुआ था, कैथकी।